हाय डियर, कैसे हैं आप लोग। मैं रेनू यादव, मेरे यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन RY51 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की हमारी क्लास जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग ब्लड के कंपोनेंट पढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोग हमारी अगर पिछली वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हम ब्लड ग्रुप, एंटीजेंस, एंटीबॉडी, RH फैक्टर और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा क्लास जो है ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड कंपोनेंट से रिलेटेड है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से और ट्रिकी तरीके से पढ़ेंगे, जिससे हम लोगों को याद हो सके। और डियर फ्रेंड, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देख सकें। तो चलिए, हमारी आज की क्लास जो है क्या है, ब्लड है। ब्लड यानी रक्त है, और रक्त के अवयव यानी ब्लड के कंपोनेंट। तो ब्लड तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ब्लड ग्रुप जब हम पढ़ाए थे दूसरी क्लास में, तो वहाँ पे हम ब्लड पढ़ाए थे कि ब्लड का pH मान जो होता है कितना होता है, 7.4 होता है। 7.4 आप लोगों को कैसे याद करना है, यहाँ से हमने बताया था कि जिस किसी से हम लोगों की ब्लड का रिलेशन होता है, वहाँ पर हमारी चाहत ज़्यादा होती है, तो वो नेचुरल होता है। जैसे हमारे भाई बहन हुए, हमारे मम्मी पापा हुए, तो उन लोगों से हमारी चाहत ज़्यादा होती है, नेचुरल होता है वो। तो वहाँ से हम लोग याद करेंगे, चाहत से क्या याद किए हैं, 74। चाहत से क्या, 74। लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि 74 जो होता है वो कोई pH मान तो होता नहीं है। तो इसके लिए आप लोग 7 और 4 जो होगा उसके बीच में पॉइंट लगा लेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव। जैसे यहाँ लिखा गया है, ये क्या है, ब्लड का pH मान है। इसके अलावा हम ये भी बता चुके हैं कि ब्लड कैसा ऊतक है। ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तंतुमय भी होता है। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि जो ब्लड होता है हमारे शरीर में, वो हमारे बॉडी वेट का 7 से 8% लगभग ब्लड हम लोगों के शरीर में पाया जाता है। डियर फ्रेंड, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारी रक्त धमनियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स, जिसमें हमारा ब्लड फ्लो करता है, ब्लड बहता है। उसमें जो है एक हिपैरिन है, वही पाया जाता है, जिसकी वजह से क्यों डियर फ्रेंड, आप लोग सोच सकते हैं कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें हमारा ब्लड जो होता है वो जमता क्यों नहीं है। उसका भी तो कोई कारण होगा ना। तो उसका कारण है कि उसमें हिपैरिन जो है एक प्रोटीन पाई जाती है, वो ब्लड को जमने से रोकती हैं ब्लड वेसल्स के अंदर। और ये जो ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनियों के अंदर, और रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं, हम लोगों में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी जिसमें हमारा ब्लड होकर बहता है, वो एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है। यानी कि ब्लड संचरण तंत्र जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है, एक बंद होता है, एक खुला होता है। तो हम लोगों में जो पाया जाता है वो बंद परिसंचरण तंत्र होता है। आप लोग पूछेंगे कि खुला और बंद में क्या अंतर है। तो डियर फ्रेंड, हम आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। जैसे हमारे यहाँ नाली बनी हुई होती है, उसमें से पानी होकर बहता है ना, तो उसको आप लोग समझेंगे कि वो एक खुला परिसंचरण तंत्र है। खुला परिसंचरण तंत्र, जैसे नाली बनी हुई है और उससे जो है ब्लड होके बह रहा है, तो हम लोगों के शरीर में भी एक नाली पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाहिनियाँ, वेसल्स। तो जिसमें जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उनमें जो है केवल नाली बनी रहती है, उसके अंदर जो है ब्लड जो होता है हमारा वो फ्लो करता है। जबकि जिसके अंदर जो है बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उसमें जो है जैसे हम लोग हैं नाली के अंदर एक पाइप सेट कर दें, फिर पाइप से होकर पानी बहे, तो वो जो है क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र है। और हम लोगों का बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी, यानी कशेरुकी जंतु जितने होते हैं, जिनके शरीर में मतलब रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, उनमें सब में जो है क्या पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी हम लोगों का जो ब्लड होता है वो एक नालियों से होके बहता है। इसको आप लोग समझ लिए होंगे डियर फ्रेंड। और जो खुला वाला है, तो डियर फ्रेंड, जो ये खुला परिसंचरण तंत्र होता है
वो किस में पाया जाता है? अकशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं, जैसे जोंक हो गया, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, तितलियाँ हो गई, तो इनमें क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब ब्लड कंपोनेंट पढ़ लेते हैं। तो ब्लड कंपोनेंट कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। एक प्लाज्मा है, प्लाज्मा, और दूसरा क्या है? रुधिर कणिकाएं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं। प्लाज्मा क्या डियर फ्रेंड, हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने प्लाज्मा भी समझाया है, लेकिन यहाँ हम लोग थोड़ा और समझ लेते हैं। प्लाज्मा जो है ये ब्लड का कितना % होता है? 55 से 60%। और इसके अलावा जो ब्लड कार्पसेल्स हमारी होती हैं ये 40 से 45% पाई जाती हैं। यहाँ से डियर फ्रेंड आप लोग ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ 55 है, 55 से 60 है, अगर यहाँ आप लोग 55 लेते हैं तो 45 आएगा, बचेगा ये, और यहाँ 60 लेते हैं तो यहाँ 40 बचेगा। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, याद एक वाला याद करेंगे आप लोग केवल, तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। फिर जो ये प्लाज्मा है इसमें लगभग 90% वाटर पाया जाता है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा तरलीय होता है, यानी जो है कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं पाया जाता है, यानी बहुत ही तनु होता है। इसके अलावा ब्लड में जो इसमें प्लाज्मा में लगभग 90% वाटर हो गया। अगर 90% वाटर हो गया तो कितना बचा? 10% लगभग। तो वही मान के चलते हैं कि जो 8 से 10% होते हैं लगभग कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें अब हम लोग समझेंगे कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं डियर। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और अकार्बनिक जो होते हैं उसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। आप लोग सिंपल सा समझिए। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि कार्बनिक के अंतर्गत क्या क्या आता है। यहाँ पे कार्बनिक जो है, यहाँ पे ग्लूकोज, विटामिन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब जो है प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ग्लूकोज, विटामिन हम आपको डिटेल में पढ़ाए हैं ट्रिकी तरीके से, और ग्लूकोज को भी थोड़ा बहुत समझाएं, लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट को अलग लेक्चर में पढ़ाएंगे। और कोलेस्ट्रॉल, ये जो फैटी टाइप के होते हैं कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद अकार्बनिक पदार्थ में क्या होता है? NaCl होता है, NaHCO3। NaCl को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण नमक, जो नमक हम लोग खाते हैं वही है सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है? NaCO3 क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। एक होता है धावन सोडा, एक होता है खाने वाला सोडा। तो अगर आप खाने वाला सोडा समझेंगे तो वहाँ NaHCO3 होगा, NaHCO3। अगर धावन सोडा समझेंगे तो वहाँ Na2CO3 होगा। यहाँ से डियर फ्रेंड आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? ये नमक पाए जा रहे हैं, तो कैसा होगा ये रक्त? इसका pH मान जो 7.4 है, इसीलिए क्षारीय होता है। इसका रीजन यही सब लोग हैं। अब हम लोग ब्लड कार्पसेल्स समझेंगे, रुधिर कणिकाएं समझेंगे। रुधिर कणिकाएं क्या हैं? 40 से 45% पाई जा रही हैं। तो रुधिर कणिकाओं को हम लोग डिटेल से समझते हैं। फिर रुधिर कणिकाओं में जो है डियर फ्रेंड RBC, WBC और प्लेटलेट्स आती हैं। तो RBC जो होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। और क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। और इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। यहाँ पर हीम से मतलब है एक पिगमेंट टाइप का होता है, पिगमेंट होता है, और ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। यही जो हीम पाया जा रहा है, इसी की वजह से जो ब्लड होता है हमारा वो रेड कलर का होता है। इसके अलावा डियर फ्रेंड जो हीमोग्लोबिन होता है, RBC होती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन इसके कुछ उदाहरण हैं जो क्या कहते हैं? अपवाद हैं, अपवाद हैं मतलब जिसमें जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, जिनके RBC में न्यूक्लियस पाया जाता है, वो क्या है? ऊँट है और लामा है। ये एग्जाम्पल जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये ना एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। और जानते हैं आप लोग कि हम लोगों के कंपटीशन में जो है अपवाद चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, जिसको हम लोग पढ़ते टाइम छोड़ देते हैं, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ऊँट और लामा। और इसके बाद हम लोग याद करेंगे कि RBC जो होती है इसका जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन। इसके अलावा RBC की संख्या जो होती है 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर, इतनी संख्या पाई जाती है। और जो ये RBC होती है इनका संश्लेषण जो होता है,
तो डियर फ्रेंड, आरबीसी का संश्लेषण कहाँ कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ कहाँ होता है? विटामिन B6, B9, B12 और आयरन जो होते हैं ये क्या करते हैं, आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आरबीसी बनती कहाँ कहाँ है। तो डियर फ्रेंड, आरबीसी जो है क्या है, वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। इसके अलावा आरबीसी का निर्माण और भी जगह होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है। ये भ्रूणीय अवस्था में जो है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, प्लीहा और यकृत में होता है। भ्रूणीय अवस्था में, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो स्टेज, और स्प्लीन को, प्लीहा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लीन, यकृत को लीवर। तो यहाँ तक आप लोग समझ लिए कि जो वयस्कावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है, और एम्ब्रियो स्टेज में प्लीहा और यकृत में होता है। अब हम लोग डब्ल्यूबीसी को समझेंगे। डब्ल्यूबीसी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, वाइट ब्लड कार्पसेल्स, श्वेत रक्त कणिका। और यहाँ पे आरबीसी का क्या था, रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रक्त कणिका। तो ये डब्ल्यूबीसी जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। यहाँ ल्यूको से मतलब है कलरलेस, और ये ल्यूकोसाइट जो होती हैं, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, ये हम लोगों के रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। जिस प्रकार जो है ये सैनिक लोग होते हैं, हमारे देश के सिपाही लोग होते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से ये जो डब्ल्यूबीसी होती हैं हमारी बॉडी की रक्षा करती हैं। बाहर से आए हुए जीवाणुओं से इत्यादि जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने की क्षमता देते हैं ये लोग। तो फिर ये ल्यूकोसाइट से हम लोग समझ लिए कि डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा होता है, रंगहीन होता है। यहाँ ल्यूको से मतलब है कलरलेस, और कलरलेस क्या हुआ, रंगहीन हो गया। इसका जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन होता है। यहाँ जैसे हम लोग आरबीसी का पढ़े 100 से 120 दिन, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, 2 से 4 दिन। डियर फ्रेंड, हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, अन्यथा वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग समझ सकते हैं। और डब्ल्यूबीसी का संख्या कितनी होती है, 6000 से लगभग 8000 प्रति घन मिलीमीटर। और डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है डियर फ्रेंड, ल्यूकीमिया नामक रोग हो जाता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने पर ल्यूकीमिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं। यानी जो हमारा ब्लड होता है ये वाइट कलर का हो जाता है, पूरा का पूरा पस बन जाता है, जिसको हम लोग गांव में क्या कहते हैं, मेवात कहते हैं, पस, रक्त कैंसर। और यहाँ डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, प्लीहा में होता है, लसिका ग्रंथियों में होता है, अस्थिमज्जा और थाइमस ग्रंथि। ये डब्ल्यूबीसी का निर्माण इतने सारी जगह होता है, आप लोगों को याद कर लेना है, प्लीहा, लसिका ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा। डियर फ्रेंड, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये डब्ल्यूबीसी जो है ना, इसके 2 टाइप हैं, एक है कणिका विहीन और एक है कणिका युक्त, मतलब जिसमें कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स वगैरह होते हैं, ये लोग पाए जाते हैं। जिसमें पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कणिका युक्त बोलते हैं, और जिसमें नहीं पाए जाते उसको क्या बोलते हैं, कणिका विहीन। तो अब हम लोग याद करेंगे कि ये जो कणिका युक्त होती हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं। जैसे कि डब्ल्यूबीसी को जो हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए, कणिका युक्त और कणिका विहीन, फिर कणिका युक्त जो है उसमें भी 3 टाइप की होती हैं। तो इसमें कौन कौन सी आती हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इसके अलावा जो कणिका विहीन होती हैं इसमें 2 टाइप की होती हैं, क्या होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। डियर फ्रेंड, यहाँ लिम्फोसाइट जो दिया गया है, यहाँ पे लिम्फोसाइट 2 टाइप की होती हैं, एक T4 लिम्फोसाइट, एक B4 लिम्फोसाइट। जो T4 लिम्फोसाइट होती हैं यही जो होते हैं ये क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे डियर फ्रेंड, ऐसे तो याद रहेगा नहीं, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सी कणिका युक्त है और कौन सी कणिका विहीन है। तो इसके लिए हमारी ट्रिक है, इओबेसोन्यूट्रोफिल्स मोनोलियोसाइड में, इओबेसोन्यूट्रोफिल्स मोनोलियोसाइड में। यहाँ से आप लोग आसानी से याद कर पाएंगे डियर फ्रेंड। तो यहाँ से आप लोग समझिए, जैसे फिल्स हम लोग बोलते हैं किसी चीज़,
तो डियर फ्रेंड, हम लोग फिल करना समझ रहे थे। फिल करना किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं कोई चीज़ खाली है तो हम लोग बोलते हैं कि उसको फिल कर दो। फिल कर दो यानी भर दो। और भरने को क्या यहाँ समझ सकते हैं कि युक्त। युक्त मीन्स भरना, मतलब उस चीज़ से परिपूर्ण होना। तो यहाँ से समझिएगा आप लोग, जो हम यहाँ ट्रिक बनाए हैं इयो बेसो न्यूट्रोफिल्स मोनोलियोसाइड में। तो यहाँ फिल्स जो है, यहाँ फिल्स से आप लोग समझिए यहाँ युक्त से है, ये यहाँ पे लिखा गया है युक्त से है। तो इयो बेसो न्यूट्रो और फिल्स से आप समझिए कि कणिका युक्त सेल्स की बात की गई है। WBC में जो कणिका युक्त पाई जाती हैं उसकी बात की गई है। तो फिर से यहाँ समझ लिए हम लोग कणिका युक्त हो गया। और फिर यहाँ डियर फ्रेंड हम आपको बता चुके हैं कि इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ पे भी देखिए हमारी ट्रिक में शामिल है इओ बेसो न्यूट्रो। तो यहाँ से आप आसानी से याद कर सकते हैं इओ बेसो न्यूट्रो और फिल्स से क्या हो गया कि कणिका युक्त की बात की गई है। अब हम लोग कणिका विहीन को समझ लेते हैं। तो कणिका विहीन कैसे याद करेंगे? मोनोलियोसाइड में किसी चीज़ को साइड कर देना, यानी क्या हुआ? विहीन कर देना, उस चीज़ से अलग कर देना। हम लोग बोलते हैं ना इस चीज़ से विहीन कर देना। तो ऐसे ही यहाँ समझिए कि साइड से यहाँ आप लोग साइड से, यहाँ जो साइड दिया गया साइड, यहाँ से आप लोग साइड समझिए ट्रिक में। तो यहाँ से आ गया क्या? यहाँ से समझ में ये आया कि साइड से यहाँ साइड, इसका मतलब ये हुआ कि कणिका विहीन की बात की गई है। तो कणिका विहीन जो है इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट देखिए हमारी ट्रिक में भी शामिल है मोनोलियो। तो मोनो से आप मोनोसाइट समझिए और लियो से क्या समझिए? लिम्फोसाइट। तो आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो है ये क्या है? कणिका विहीन में शामिल है। और जो ये इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स हैं ये क्या है? कणिका युक्त हैं। तो डियर फ्रेंड, आप लोग सारा सब कुछ आसानी से समझ पाए होंगे। यहाँ से ट्रिक से बहुत आसान हो जाता है। तो फिर आज का जो वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ, आप लोग अच्छे से सब कुछ पढ़ लीजिएगा। डियर फ्रेंड, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको क्या करने के लिए याद करना है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि हमारी जो WBC होती हैं उसमें कणिका विहीन के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। तो वहाँ एग्जाम्पल दिया रहेगा कि कणिका विहीन की बात की गई है तो वहाँ दिया रहेगा, ये तीनों भर देगा उसमें से लाके, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और एक दे देगा मोनोसाइट। तो यहाँ से आप लोग समझ पाएंगे कि कणिका विहीन जो है क्या है? मोनोसाइट है। तो आप लोग आसानी से समझिएगा। अगर हमारी ट्रिक वहाँ याद ना आए तो यहाँ आप लोग समझ पाइएगा कि साइड से साइट हुआ, साइड से साइट, तो साइड से क्या हुआ? विहीन हुआ। और अगर फिल्स की बात की गई है तो आप लोग समझिएगा कि युक्त की बात की गई है, मतलब उस चीज़ से परिपूर्ण भरी हुई की बात की गई है। तो हम लोग सारा सब कुछ अच्छे से समझ लिए। आप लोग हमारी ट्रिक को याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान होगा सब इसको याद करना। इओ बेसो न्यूट्रोफिल्स मोनोलियोसाइड में, इओ बेसो न्यूट्रोफिल्स मोनोलियोसाइड में। तो डियर हम लोग WBC RBC को समझ लिए। अब हम लोग जो है क्या, रुधिर कणिका का तीसरा पार्ट प्लेटलेट्स है, इसको समझते हैं। प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स का काम क्या होता है? ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। जैसे कहीं पे चोट आ जाए तो वहाँ पे जब रक्त का थक्का बनाने की ज़रूरत होती है तो यही जो है सहयोगी होती हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? जैसे हम लोग RBC की संख्या को पढ़ लिए और WBC की पढ़ लिए, वैसे ही जो प्लेटलेट्स होती हैं ये लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख तक इनकी संख्या पाई जाती है प्रति घन मिलीमीटर में, प्रति घन मिलीमीटर। और इनका जीवन काल कितना होता है? 7 से 10 दिन। थ्रोम्बोसाइट जो होती हैं, प्लेटलेट्स जो होती हैं, इनका जीवन काल कितना होता है? 7 से 10 दिन। और इनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। तो यहाँ पे हम लोग RBC का पढ़े थे। RBC का निर्माण कहाँ हुआ था? ये जो है यकृत में और प्लीहा में भ्रूणीय अवस्था में हुआ था, और जो है क्या, वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में। और WBC जो है इनका निर्माण प्लीहा में, लसिका ग्रंथि में, अस्थिमज्जा में और थाइमस ग्रंथि में हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है। तो डियर फ्रेंड, डेंगू एक जो रोग है, डेंगू एक बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है।
डेंगू जो है एक मच्छर के काटने से होता है जिसका नाम है एडीज एजिप्टी। एडीज एजिप्टी। इसमें ऐसा होता है कि जो हमारी प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो बहुत काउंट में कम हो जाती है, मतलब कि संख्या में बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इसके अलावा हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है डियर फ्रेंड, साइंस में हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, अगर हम लोगों को मादा यानी फीमेल लिखना हो तो फीमेल के लिए कैसे लिखते हैं, फीमेल के लिए साइन होता है इस तरह का, अगर ऐसा आप बना दिए तो ये जो है फीमेल को इंडिकेट करता है। अगर आपको मेल लिखना है, मेल, तो इसके लिए साइन क्या होता है, ऐसे बना दीजिए, ये मेल को इंडिकेट करता है। अगर कहीं ऐसा बना तो आप लोग समझिए कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो यहाँ पर मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। और एक फाइलेरियसिस बीमारी होती है जिसको हम लोग फीलपा बोलते हैं, फाइलेरियसिस जिसको फीलपा बोलते हैं। देखिए ये फा से स्टार्ट है, दोनों फा से, तो यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। ये किससे होता है, ये भी मच्छर की वैरायटी है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। तो हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड और ये क्या है प्लाज्मा, रुधिर कणिकाएँ, सबको डिटेल में पढ़ लिए और ट्रिक से पढ़ लिए। आप लोग हमारे इस ट्रिक को फिर से याद करिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड, आज की मेरी क्लास ख़त्म हुई। आप लोग हमारी क्लास को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी किया करिए और हमारे साथ बने रहिए। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। डियर फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।